हेलो, क्लास 7th के चैप्टर 4 द मुगल एम्पायर को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक का नाम है क्लोजर लुक अकबर्स पॉलिसीज। तो इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है? इसके अंदर हमने पढ़ना है कि अकबर ने कौन सी पॉलिसीज अपनाई, कौन सी ऐसे उसने रिफॉर्म्स लेके आया अपने रूलिंग सिस्टम में कि उसकी जो पॉलिसीज है उसको हम इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। आज भी जो है बहुत सारी मुगल एम्पायर की जो पॉलिसीज है जो उन्होंने स्टार्ट करी थी अभी भी यूज करते हैं। तो सबसे फेमस अगर कोई मुगल एम्परर है तो वो अकबर है, क्योंकि इसको ना तो रूथलेस फॉर्म में देख रहे हैं कि ये बहुत रूथलेस था, ये लोगों को मारता था, और इसको बल्कि एक अच्छे राजा के फॉर्म में देखते हैं कि इसने जो इंडिया को है अपनाना स्टार्ट किया। यानी कि इसने ये नहीं समझा कि हम बाहर से आए हैं और इंडिया में बस लूटने आए हैं पैसे। इसने ऐसा समझा कि इंडिया जो है हमारी अपनी कंट्री है और हमें उसको उसको जो है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, हर चीज के लिए काम करना चाहिए। इसलिए अकबर ने वो सारी पॉलिसीज अपनाई। अकबर ने क्या किया, कितने सारे रूलर्स थे जो अकबर के टाइम में खुद ही मुगल एम्पायर को जिन्होंने सबमिट कर दिया या जिन्होंने कहा कि हाँ हम मुगल एम्पायर के जो है अंडर आके काम करेंगे, तो वो सब कुछ अकबर ने किया। इसने काफी एक्सपेंशन करी थी मुगल एम्पायर की, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो उसने कैसे किया। The broad features of administration were laid down by Akbar and were elaborately discussed by Abul Fazl in his book The Akbarnama, in particular in its last volume The Ain-i-Akbari। तो इसका क्या मतलब है? हमने जो इसके ऊपर एक बॉक्स है उसमें हमने ये पढ़ा कि अकबर ने क्या बोला था अपने फ्रेंड को अबुल फजल को कि एक हिस्ट्री लिखे उसकी रीन के बारे में, यानी उसका जो भी रूल था उसके टाइम के लिए, उस पे बुक्स लिखे। तो उसने 3 बुक्स लिखी जिनको उसने अकबरनामा नाम दिया, जिसमें से थर्ड जो बुक है जिसका नाम है आईनी अकबरी, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस की है, क्योंकि उसी के अंदर हमें पता लगता है कि जो अकबर की जो अकबर ने जो पॉलिसीज स्टार्ट करी या जो भी उसने रिफॉर्म्स लेके आया वो उस सब के बारे में हमको थर्ड बुक बताती है। और उसके अंदर काफी स्टैटिस्टिकल डेटा है जो कि मतलब काफी प्रिसाइज डेटा लिखा हुआ है कि उसके टाइम पे क्रॉप्स की कितनी थी, रेवेन्यू कितना कलेक्ट होता था, कितने प्राइसेस थे हर चीज के, वो बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। So Abul Fazl explained that the empire was divided into provinces called subas governed by a subedar who carried out both political and military functions। अब इसमें क्या हुआ, हम ये देख रहे हैं कि उसने क्या बताया कि अकबर ने क्या किया था, प्रोविंसेस बनाए, छोटे छोटे प्रोविंसेस, और उनको प्रोविंस का नाम क्या दिया, सूबा नाम दिया। जिसको कौन गवर्न करेगा, उसका हेड कौन होगा सूबा का, सूबेदार। तो सूबेदार जो है वहां पे रहेगा, उसको गवर्न करेगा और क्या फंक्शन करेगा, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस। पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फंक्शंस का क्या मतलब, पॉलिटिकल फंक्शंस मतलब कि उसने अगर ओवरऑल डेवलपमेंट देखनी है, वो रूलर है वहां का, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पे हमको कुछ नया चाहिए, यहाँ पे नई मार्केट खोलेंगे या ऐसे करेंगे, या फिर कुछ प्राइसेस डिस्कस करने हैं, या फिर कोई नई चीज लेके आनी है, कोई नया लॉ लेकर आना है, उसके बारे में पॉलिटिकल फंक्शन हो गए। मिलिट्री फंक्शंस उसने देखना है कहीं बाहर से कोई अटैक ना कर दे, कहाँ मिलिट्री को खड़ाना है, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे अटैक होने के चांसेस ज्यादा है, या फिर कोई अंदर से ही कोई अंदर सुबह में से ही कोई रिवोल्ट ना कर दे, कोई रिबेलियन ना कर दे, उस पर भी ध्यान देना है। तो वो मिलिट्री फंक्शंस हो गए। साथ में फिर अकबर ने क्या किया, एक दीवान जो है वो ऑफिसर को अपॉइंट किया। वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल ऑफिसर है। ईच प्रोविंस ऑल्सो हैड अ फाइनेंशियल ऑफिसर और दीवान फॉर द मेंटेनेंस। और ये दीवान क्या है कि बेसिकली फाइनेंशियल ऑफिसर है, यानी कि ये देखेगा कि रेवेन्यू टाइम पे कलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा, टैक्सेस ज्यादा तो नहीं है, टैक्सेस कम तो नहीं है। बाय चांस क्या होता था पुराने टाइम में, कोई नेचुरल कैलेमिटी हो जाती थी, तो जितनी हमारे पास आज है कि हम क्रॉप्स उगा लेते हैं डिफरेंट तरीके, लेकिन अगर कोई मौसम में भी चेंजेस आते हैं तो हमने ऐसी क्रॉप्स बनाई है जो कि रेजिस्टेंट है, जो कि जिनको या तो फर्क नहीं पड़ता, वो क्रॉप रेजिस्टेंट हो गई है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, मान लो ड्राउट पड़ गया या फिर फ्लड आ गया, तो उसके लिए वो रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं। लेकिन पुराने टाइम पे ऐसा नहीं होता था। अगर बाय चांस बारिशें जो है गलत टाइम पे पड़ गई तो क्रॉप आपकी खराब हो जाएगी, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी पड़ गई तो उसकी वजह से क्या होता था, सारा का सारा क्रॉप, ये जितना भी एरिया है, फुल अफेक्टेड होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, कुछ राजा होते थे जो मना कर देते थे कि चलो आप 1 साल के लिए, या कुछ चलो अगर ज्यादा छोटी बात है तो 5 महीने के लिए कुछ टैक्सेस जो है पे मत करो, ताकि थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाए, ताकि जो भी उनको लॉसेस हुए हैं वो उनको कवर कर पाए वहां के जो लोग हैं। तो दीवान का काम ये था देखने का कि कोई हमको एक्स्ट्रा टैक्स तो नहीं लेके आना, ये जो टैक्स है कहीं ये ज्यादा महंगा तो नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, हटा दो, या फिर पैसे कम कर दो या पैसे बढ़ा दो, वो सारा काम दीवान करता था। For the maintenance of peace and order in his province, the Subedar was supported by other officers। इसका क्या मतलब, इसमें हम ये देखेंगे
कि सूबेदार, उसने प्रोविंस का जो हेड है, जो सूबेदार है, सारा उसको नहीं ड्यूटीज दी। उसने देखने के लिए कि पीस एंड ऑर्डर बना रहे प्रोविंस के अंदर, पीस एंड ऑर्डर यानी शांति बनी रहे प्रोविंस के अंदर, सब कुछ जो है एक सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो हो, उसके लिए उसने और भी लोगों को अपॉइंट किया सूबेदार के साथ, जो कि सूबेदार की जो है हेल्प करेंगे। उनका नाम क्या है? सच एज मिलिट्री पे मास्टर, जिसको बख्शी बोलते थे, द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज, जिसको सदर बोलते थे, मिलिट्री कमांडर्स फौजदार, एंड द टाउन पुलिस कमांडर कोतवाल। ठीक है, अब इतने सारे जो है इन सब का नाम याद रखना है हमको कि कौन से जो है अकबर ने अपॉइंट किए, क्योंकि जो ये टॉपिक है क्लोजर लुक एट अकबर्स पॉलिसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। हम आगे भी पढ़ेंगे कि अकबर ने और कौन सी पॉलिसीज की जो कि वो इतना फेमस राजा हो गया, इतना क्यों लोग उसे पसंद करने लग गए, वो हम सब पढ़ेंगे। तो उसने क्या किया, बहुत सारा कुछ लोग अपॉइंट किए। मिलिट्री पे मास्टर का क्या मतलब, जितनी भी वहां पे एक एरिया में, मान लो एक प्रोविंस है जहाँ पे कम मिलिट्री लग रही है, दूसरे प्रोविंस वहां पे ज्यादा मिलिट्री के लोग लग रहे हैं, ज्यादा आर्मी लग रही है, ज्यादा कैवेलरी मैन लग रहे हैं, तो उनको कौन पे करेगा, उनको कैसे ध्यान रखेगा। अब सूबेदार देख तो सकता नहीं कि यहाँ पे 500 मिलिट्री वाले हैं या 10,000 मिलिट्री वाले हैं या फिर कभी 700 हो गए, तो उनको चेक करने के लिए उनको उसने रखा एक मिलिट्री पे मास्टर। फिर मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पेट्रनेज, उसके बारे में, यानी कि क्योंकि हमने देखा इंडिया जो है इतनी डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, सिर्फ अभी नहीं, उस टाइम पे भी बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स होते थे, तो उन रिलीजन को देखने के लिए और चैरिटेबल पेट्रनेज को देखने के लिए उसने एक अलग मिनिस्टर रखा। फिर मिलिट्री कमांडर्स रखे उसने, जिनको फौजदार बोलते हैं। मिलिट्री कमांडर यानी कि मिलिट्री का हेड, मिलिट्री को आप खुला तो छोड़ नहीं सकते कि जिसने जो करना है, जहां जाना है, उनको एक हेड होना चाहिए जो उनको बोलेगा कि हाँ जी इतने लोग जो है इस एरिया में रहेंगे, इतने लोग जो है इस एरिया में रहेंगे, वो ये काम करेंगे, ये लोग ये काम करेंगे। एक कमांडर चाहिए, उन्हें एक हेड चाहिए जो कि मिलिट्री कमांडर है, जिसको फौजदार कहते थे। एक टाउन में पुलिस मैन रखा जिसको कोतवाल, अभी भी हम जैसे यूज करते हैं हिंदी में कि कोतवाल होते हैं, टाउन पुलिस कमांडर रखा। यानी कि आप अगर कुछ छोटी मोटी किसी का आपस में फ्यूड हो गया, किसी के आपस में लड़ाई हो गई, तो वो कहाँ जाए, तो वो मिलिट्री के पास तो जाएगा नहीं, वो एक कमांडर के पास जाएगा, पुलिस कमांडर के पास जाएगा, ताकि जो भी है प्रोविंस में शांति बनी रहे, एक लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी चीज हो गई जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी और सब लोग इधर उधर चलने लग गए। तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से उसने काफी लोगों को अपॉइंट किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अकबर्स नोबल्स कमांडेड लार्ज आर्मीज एंड हैड एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। तो अकबर ने, नोबल्स क्या होते थे, हम बोलते थे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग या फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग जो किसी के कोर्ट में होते हैं। तो वैसे अकबर के नोबल्स से, इनके पास क्या था, लार्ज आर्मीज थी और इनके पास रेवेन्यू एक्सेस भी बहुत ज्यादा था। रेवेन्यू एक्सेस यानी ज्यादा टैक्सेस को ज्यादा देखते थे, ज्यादा अमाउंट ऑफ टैक्सेस की देख पाते थे। While they were loyal, the empire functioned efficiently. अब ये खुद समझने वाली बात है, आप खुद देखो। अब उनके अकबर के क्या है, बहुत सारे हमने देखा कि इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मतलब ये लोगों के पास क्या है, बहुत सारी आर्मी है और बहुत सारे पैसे हैं। अब जब तक तो ये अकबर के लॉयल हैं, अकबर के क्या, किसी भी रूलर के अगर ये लॉयल है तो सब कुछ आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा फंक्शन होना चाहिए आराम से होगा, कोई सारा एम्पायर अच्छे से चल रहा है। लेकिन अगर एक भी लॉयल्टी नहीं दिखाता, जैसे हमने कितनी बार पढ़ा है, जो हमने ऊपर टेबल पढ़ा था जहाँ पे मुगल एम्पायर की सारे लिखे हुए थे, कौन से राजा के बाद कौन आया, उसमें भी हमने पढ़ा है कि लॉयल्टी में क्या होता था, कभी कभार भाइयों में लड़ाई हो जाती थी, कभी कभार फादर सन में लड़ाई हो जाती थी। हमने कितनी बार देखा है कि अकबर का भी जो भाई था उसने भी ऐसे किया, उसने बोला कि इसका ले लो, मुझे दे दो, ऐसे करके। तो ये लॉयल्टी का प्रॉब्लम होती थी। अगर ये प्रॉब्लम ना हो, अगर लॉयल्टी के साथ काम करें तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, एम्पायर आराम से चलेगा। तो जब तक तो ये लोग अकबर के जो नोबल्स हैं, जब तक तो ये लॉयल है तब तक तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन अगर ये लॉयल नहीं रहे, यानी कि अगर इन्होंने डिसाइड किया कि हमारे पास तो इतनी आर्मी है, हमारे पास तो इतना पैसा है, क्यों ना हम अपना ये किंगडम बना लें, क्यों हम अकबर के अंडर काम करें। जब इनके दिमाग में ऐसी चीजें आने लग जाती हैं, जब रिबेलियन स्टार्ट हो जाता है, तो क्या है, स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं रहता एक एम्पायर का, वो हिलने लग जाता है। तो हमको देखना पड़ता है कि हम कैसे इनको रोकें, कैसे इनको ठीक करें, तो उसमें फिर सारा काम जाता है। Akbar's noble commanded large armies and had access to large amounts of revenue. While they were loyal,
The empire functioned efficiently. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. जब तक तो वो लॉयल थे, एम्पायर बहुत ही आराम से चल रहा था. But by the end of 17th century, many nobles had built independent networks of their own. यानी कि अब उन्होंने अपना अलग से नेटवर्क बना के रख लिया था कि ये आर्मी तो हमारी अपनी है, हमने मान लो और आर्मी के अंदर और लोग भर्ती कर लिए, और लोग ऐड कर लिए, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं हमारे अपने हैं. Their loyalties to the empire were weakened by their own self-interest. इसका मतलब जब उनको अपना देखने लगा कि हम भी अपना एक किंगडम बना लेते हैं, हम भी सीधा इतना बड़ा किंगडम, इतना बड़ा एम्पायर बनाएंगे तो हमको ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो जब ऐसे उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट आने लग गया तो उनकी जो लॉयल्टी थी वो खत्म होने लग गई. While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, the Brahmins, the Jesuit priests who were Roman Catholics, and the Zoroastrians. These discussions took place in the इबादत खाना. अब इबादत खाना का क्या मतलब है? जैसे हमारे, अगर हम बोले हमारे लिए मंदिर होता है, तो वैसे ही उनका इबादत खाना होता था. He was interested in the religion and social customs of different people. अब इसका क्या मतलब है? उसने क्या किया, फतेहपुर सीकरी में जब वो 1570s में था, यानी कि अपने दीन के हमने पढ़ा अकबर के 3 रीजन डिवाइडेड है, तो उसमें 1570 वाला जो पीरियड है, जब अकबर वहां था, तो उसने क्या किया, उसने रिलीजन डिस्कशन स्टार्ट किया. रिलीजियस डिस्कशन यानी कि उसने क्या किया, हर रिलीजन से एक इम्पोर्टेंट इंसान को बुलाया, एक इम्पोर्टेंट पर्सन को बुलाया, और उससे उसने बातें करनी शुरू की. उलामा बुलाया, जो ब्राह्मण है उन्हें बुलाए, जीसुइट प्रीस्ट होते हैं जो कि रोमन कैथोलिक्स हैं उन्हें बुलाया, और ज़ोराएस्ट्रियंस बुलाए, और इनसे इसने बातें करनी शुरू, इकट्ठी नहीं पर एक एक. उन्होंने, अकबर ने बात करनी शुरू की, डिस्कशन करनी स्टार्ट करी कि आप बताओ आपका रिलीजन कैसा होता है, आपके रिलीजन में क्या फॉलो होता है, आप क्या समझते हो, कौन से रिलीजन कैसे हैं, सब रिलीजन्स के बारे में, सारे रिलीजन इकट्ठे रहने चाहिए, नहीं रहने चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, सबसे उसने बातें की. He was interested in religion and social customs of different people. तो अलग अलग लोगों के जो रिलीजन और कस्टम्स हैं उसमें अकबर को जो था बहुत इंटरेस्ट था. वो बहुत इंटरेस्ट लेता था कि लोगों के कितने डिफरेंट रिलीजन हो सकते हैं, कितने डिफरेंट बिलीफ हो सकते हैं, वो कितने अलग अलग कस्टम फॉलो कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरह की चीजें फॉलो करते हैं. Akbar's interaction with people of different faiths made him realize that religious scholars were emphasized who emphasized ritual and dogma were often bigots. अब इसका क्या मतलब है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बिगट्स बोलते हैं या बाइगट्स, आप कुछ भी बोल सकते हो. इसका क्या मतलब हुआ, उसने ये बताया कि अकबर ने ये डिसाइड किया जब उसने इतने सारे लोगों से बात करी कि ये जो है एक दूसरे के लिए बहुत इनटॉलरेंट है. इनटॉलरेंट मतलब जैसे कि अगर मान लो उसने एक रिलीजन से बुलाया, तो उसने उस रिलीजन ने बोला कि भाई मेरा रिलीजन जो है ना वो बेस्ट है, जो मैं फॉलो करता हूँ, जो मेरे कस्टम है वो बेस्ट है, बाकी सब लोग ऐसे बेकार है. उसने दूसरे से सेम चीज पूछी तो उसने भी यही बोला मैं जो हूँ बेस्ट करता हूँ, बाकी सब जो है वो बेकार है. फिर तीसरे ने भी यही बोला कि मेरा बेस्ट है, बाकी सबका जो है बेकार है. चौथे ने भी यही बोला. तो उसने रियलाइज किया कि ये क्या करते हैं, ये सारे बिगट हैं, ये सारे बाइगट्स हैं, यानी कि ये लोग एक दूसरे के रिलीजन के बहुत ही इनटॉलरेंट है. यहाँ पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है, एन इंडिविजुअल हु इज इनटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सन्स रिलीजियस बिलीफ्स और कस्टम्स और कल्चर. मतलब कि उनको यही मानना था कि मेरा रिलीजन बेस्ट है और बाकी सबका रिलीजन जो है वो इतना अच्छा नहीं है, सब लोगों को मेरा रिलीजन ही फॉलो करना चाहिए, सब लोगों को मेरे रिलीजन में कन्वर्ट होना चाहिए. Their teachings created division and disharmony amongst his subjects. अब इसका क्या मतलब, मान लो एक एरिया है, वहां पे 5 रिलीजन के अलग अलग लोग हैं. अब उन 5 जो हम बोलते हैं, अभी भी हम बोलते हैं कि देखो 2 रिलीजन के बीच में दंगे पड़ गए, मतलब उनके आपस में लड़ाई हो गई, लोग आपस में लड़ने लग गए रिलीजन के नाम पे. तो ये क्या है, ये उसने अकबर ने देखा कि क्योंकि ये लोग ऐसे जान के सिखाते हैं कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, बाकी रिलीजन बेकार है, इसकी वजह से क्या है, डिसहार्मनी हो रही है और डिवीजन क्रिएट हो रही है, यानी कि लोग डिवाइड हो रहे हैं. लोग समझते हैं हम बेस्ट हैं, बाकी बेकार हैं, फिर वो आपस में लड़ते हैं कि इसने ऐसा बोला क्योंकि ये इस रिलीजन का है, इसने ऐसा बोला कि ये इस रिलीजन का है, तो आपस में डिसहार्मनी हो रही है. दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुल-ई-कुल. इसका क्या मतलब है, यूनिवर्सल पीस. ये जो है अकबर का सबसे इंपॉर्टेंट हम समझते हैं. सुल-ई-कुल इसका मतलब उसने ये डिसाइड किया यूनिवर्सल पीस में कि सारे जो रिलीजन है सबके सब अच्छे हैं और ये जो इनटॉलरेंस है इसको हमको हटाना है. दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस did not discriminate between people of different religions in his realm.
अकबर एक ऐसा राजा था जिसने ये स्टार्ट किया, उसने बोला कि मेरे लिए सारे रिलीजन्स इक्वली इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल नहीं भेदभाव करता कि ये रिलीजन अच्छा है, ये रिलीजन खराब है, ये रिलीजन कुछ नहीं करता। उसने आइडिया ऑफ टॉलरेंस स्टार्ट किया कि हमको एक दूसरे के रिलीजन को टॉलरेट करना आना चाहिए, सहन करना आना चाहिए। इस आइडिया ऑफ टॉलरेंस ने कभी नहीं डिस्क्रिमिनेट किया कि ये वाले, मतलब अगर हम बात करें किसी भी रिलीजन की, तो उसने, अकबर ने एक बार ये भी नहीं बोला कि अकबर भी एक रिलीजियस आदमी था, उसने ये नहीं कहा कि मेरा रिलीजन बेस्ट है और मैं अपने सारे लोगों को, जितने भी मेरे अंडर लोग आते हैं, जितनी भी मेरी प्रजा है, उनको मैं बोलूंगा कि आप मेरे रिलीजन में आओ। उसने बोला सब रिलीजन जो है इक्वल है, सब रिलीजन जो है बहुत अच्छे हैं मेरी नजर में। उसने यूनिवर्सल पीस का आइडिया जो है स्टार्ट किया। Instead, it focused on a system of ethics, honesty, justice, peace that was universally applicable. उसने बोला कि हम रिलीजन में ऐसी बातें करते क्यों हैं? हम एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स की, यानी कि सबको ऑनेस्ट होना चाहिए, सबको जस्टिस देनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको शांति से यानी कि पीस के साथ रहना चाहिए। ये तीन जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अकबर का आइडिया ऑफ सुलीकुल या यूनिवर्सल पीस ने किन चीजों पे फोकस किया। आपने ये लिखना है, सिस्टम ऑफ एथिक्स पे फोकस किया, जो कि क्या थे, ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस। और ये क्या, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल का क्या मतलब, कोई भी रिलीजन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहेगा कि हमें डिसऑनेस्ट होना चाहिए या फिर हमको अशांति फैलानी चाहिए या फिर हमको ना जस्टिस नहीं करनी चाहिए, हमको भेदभाव करना चाहिए लोगों में। कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं बोलेगा, तो ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। हर रिलीजन में आपको बोलेंगे कि आपको सच बोलना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, शांति रखनी चाहिए, आराम से बैठना चाहिए, आराम से सब कुछ जो है हार्मनी के साथ करना चाहिए। तो ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल था हर रिलीजन में। तो उसने एक सिस्टम ऑफ एथिक्स स्टार्ट किया। Abul Fazl helped Akbar in framing a vision of governance around this idea of sul-e-kul. The principle of governance was followed by Jahangir and Shahjahan as well. भले ही जहांगीर और शाहजहां ने अपने फादर के अगेंस्ट, दोनों ने, जहांगीर ने अकबर के अगेंस्ट और शाहजहां ने जहांगीर के अगेंस्ट जो है रिबेलियन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी ये आइडिया जो कि अकबर ने स्टार्ट किया था यूनिवर्सल पीस का, इसको कभी चेंज नहीं किया। इसको कौन से आके चेंज किया, औरंगजेब ने आके चेंज किया। औरंगजेब ने क्या किया, उसने बोला कि ये जो बोलता है अकबर ये झूठ है, ये गलत है, हमको इनटॉलरेंट होना चाहिए, हमारा रिलीजन जो है वो बेस्ट है। और उसने क्या किया, जबरदस्ती बाकी रिलीजन्स को फोर्स किया कि आप जो है अपना रिलीजन छोड़ो और मेरे रिलीजन में कन्वर्ट हो। इसकी वजह से जो है औरंगजेब के टाइम पे रिबेलियन इतना बढ़ गया और औरंगजेब के बाद से जो मुगल एम्पायर है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मुगल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो गई। जब तक अकबर था, शाहजहां था और जहांगीर था, इन तीनों ने जो है मुगल एम्पायर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करके रखा हुआ था, क्योंकि इनका पास एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी, वो थी यूनिवर्सल पीस, सुल-ई-कुल की एडवांटेज। इन्होंने बोला जितने भी लोग हैं डिफरेंट रिलीजन के, हमारे लिए वो सब सेम है, हमारे लिए कोई अच्छा बुरा नहीं है और हम सिस्टम ऑफ एथिक्स में बिलीव करते हैं जो कि ऑनेस्टी, जस्टिस और पीस के बारे में है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब कुछ। और अबुल फजल ने हेल्प की अकबर को फ्रेम करने में। उसने बोला कि अब आप क्या करो, अपनी जो गवर्नेंस है यानी कि अपनी जो पॉलिसीज हैं उसको इस आइडिया पे बेस रखो। तो उसके अकबर के कोर्ट में जैसे आप देखोगे सिर्फ एक रिलीजन के लोग नहीं, जैसे आप देखोगे कि वहां पे कितने सारे राजपूत हैं, जैसे कि बीरबल था राजपूत राजा, टोडरमल हमने उनके बारे में पढ़ा है, वो थे, तानसेन थे, और ऐसे जो उसके 9 रत्न हैं ये सारे डिफरेंट रिलीजन के थे। उसने एक रिलीजन को नहीं लेकर बोला कि हाँ ये बेस्ट है और यही मैं अपने साथ रखूंगा। ये उसके बारे में इन्होंने बताया। अब जो है एक बार हम सारे बॉक्सेस पढ़ लें। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं नूरजहां इन्फ्लुएंस इन जहांगीर कोर्ट। अब हमने एक चीज पढ़ी थी पहले भी, ये जो हमने बॉक्सेस पढ़े थे जहाँ पे हमने पढ़ा था कि कौन से मुगल एम्पायर के बारे में, सारे मुगल एम्पायर के बारे में सब कुछ पढ़ा था, जो कि यहाँ पे आपको मिलेंगे 49 पेज नंबर पे। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखो ये नूरजहां का नाम लिखा हुआ है, जहांगीर वाइफ, ठीक है। The future emperor rebelled. The effort of Noorjahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. इसका क्या मतलब है, हम ये डिसाइड करेंगे। जैसे हमने पढ़ा हर राजा की बहुत सारी वाइफ होती थी, लेकिन उनमें से एक वाइफ जो होगी उसकी फेवरेट होगी कि ये मेरी फेवरेट वाइफ है। तो राजा जो है ज्यादातर वो जो वाइफ बोलेगी वो करेगा। तो जहांगीर की केस में नूरजहां वो थी, मतलब कि उसका, नूरजहां का बहुत सारा इन्फ्लुएंस था जहांगीर के कोर्ट में। मतलब कि मान लो कुछ कोर्ट में डिसीजन लेना है और नूरजहां ने कहा कि नहीं ये डिसीजन नहीं लेना, तो जहांगीर बोलेगा चलो हमने नहीं लेना।
उसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस होना कोर्ट के अंदर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब शाहजहां ने, जो कि प्रिंस खुर्रम है, जब इसने रिवोल्ट किया, रिबेल किया, तो नूरजहां ने बहुत ट्राई किया कि हम इसको मार्जिनलाइज कर दें, यानी कि इसको दबा दें, इसका रिवोल्ट कम कर दें, लेकिन वो हुआ नहीं। तो अब हम पढ़ेंगे कि नूरजहां का इतना इन्फ्लुएंस क्यों था और कैसे था। यहाँ पे अब आप आ जाओ। नूरजहां's influence in Jahangir's court. Mehrunisa married the emperor Jahangir in 1611 and received the title नूरजहां। जैसे जहांगीर ने अपना नाम चेंज किया था, वैसे ही नूरजहां ने भी अपना नाम चेंज करवाया, उसने अपने आप को खुद टाइटल दिया। इसका पहला नाम था मेहरुनिसा। She remained extremely loyal and supportive to the monarch. monarch मतलब कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जहांगीर की बात कर रहे हैं। As a mark of honor, Jahangir struck silver coins bearing his own titles on one side and on the other inscription struck in the names of Queen Begum Noor Jahan. तो जहांगीर ने क्या किया, उसको इतनी पसंद थी नूरजहां, उसने क्या किया, कॉइन्स बनाए, और कॉइन्स में उसने क्या किया, एक तरफ तो अपना नाम लगाया, अपना मार्क ऑफ ऑनर लगाया, दूसरी तरफ उसने नूरजहां का नाम लिखा, स्ट्रक इन द नेम ऑफ क्वीन बेगम नूरजहां, उसके बारे में लिखा। The adjoining document, अगर आप यहाँ पे पिक्चर देखो, the adjoining document is an order, फरमान of नूरजहां. The square seal states command of her most sublime and elevated majesty नूरजहां Badshah Begum. The round seal states by the son of Shah Jahangir, she became as brilliant as the moon. May नूरजहां Badshah be the lady of the age. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अब आप ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ये फरमान उसने जारी किया था, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नूरजहां। नूरजहां ने ये जो है फरमान जारी किया, यहाँ पे आप देखो फिगर पे नूरजहां फरमान, और उसमें क्या लिखा है, द स्क्वायर सील स्टेट्स, यानी कि ये जो ये स्क्वायर बना हुआ है, ये क्या बोल रहा है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आप देखो, कमांड ऑफ हर मोस्ट सबलाइम एंड एलिवेटेड मेजेस्टी नूरजहां बादशाह बेगम। तो उसने अपने बारे में लिखा है कि ये किसकी कमांड है, मेरी कमांड है, और मैं मोस्ट सबलाइम और एलिवेटेड हूँ, नूरजहां। द राउंड सील स्टेट, यानी कि ये जो राउंड सील है, यहाँ इस पे क्या लिखा हुआ है, बाय द सन ऑफ शाह जहांगीर शी बिकेम एज ब्रिलियंट एज द मून, मे नूरजहां बादशाह बी द लेडी ऑफ द एज। ये भी उसने अपने बारे में लिखा है, सन ऑफ शाह जहांगीर बोला है। सन यानी कि उसने ऐसे दिखाया कि ये स्ट्रॉन्ग है, हम बोलते हैं जो सन है उसको हम स्ट्रॉन्ग का दिखाते हैं या फिर एक लीडर के फॉर्म में दिखाते हैं, तो उसने शाहजहां को सन बोला है और अपने आप को मून बोला है, और उसने बोला है कि नूरजहां बी द लेडी ऑफ द एज। तो उसने अपनी तारीफ करके सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, उसका इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं जहांगीर के कोर्ट में। नेक्स्ट जो है आप यहाँ पे देखो, डोगमा क्या होता है, अ स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। अब ये इसका क्या मतलब, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, रिचुअल एंड डॉगमा, यानी कि डॉगमा का क्या मतलब, एक स्टेटमेंट निकाल दी, किसने निकाली, ये जो लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, जिसके बारे में अकबर ने जिन लोगों से बात करी है, जो जितने भी हैं, जो बोलते थे कि हमारा जो रिलीजन है भाई वो बेस्ट है या जो भी है, तो वो क्या करते थे, वो एक डॉगमा निकालते थे। डॉगमा यानी एक स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी कि भाई मान लो कुछ भी स्टेटमेंट जो कि भले ही गलत हो, लेकिन क्योंकि एक इम्पोर्टेंट इंसान ने बोली है, एक इम्पोर्टेंट पर्सन ने बोली है, कि रिलीजियस स्कॉलर ने बोली है, तो लोग उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते थे और क्वेश्चन भी नहीं करते थे। ठीक है, फॉलोड विदाउट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी नहीं करते थे उस डॉगमा को। स्टेटमेंट है और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव, यानी कि उसने बोल दिया कि मेरी अथॉरिटी है, मैं तो एक रिलीजियस स्कॉलर हूँ। जितने भी लोग जिसने भी अकबर ने बात करी, अकबर ने जिनसे भी, उन्होंने बोला कि मैं तो एक रिलीजियस स्कॉलर हूँ। तो मैंने क्या है, एक स्टेटमेंट बोल दी, स्टेटमेंट क्या है, डॉगमा है, मैंने एक स्टेटमेंट बोल दी जिसको अथॉरिटेटिव डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि अब यही अथॉरिटी है, यही सच है, क्योंकि मैं अथॉरिटी में हूँ, क्योंकि मैं इतना फेमस रिलीजियस स्कॉलर हूँ, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, तो यही चीज सच है, और आप में से कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं करेगा, जो मैंने बोला है बस उसको फॉलो करो। तो अकबर ने रियलाइज किया कि ये लोग जो है वो ये करते हैं, वो डॉगमा चलाते हैं, एक स्टेटमेंट बोल दी और बोल दिया क्योंकि मैं तो पावर में हूँ, तो जो मैं बोलूंगा वो सच है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए।
और इसकी वजह से ये क्या है, इनको बिगट बोला अकबर ने। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के लिए इतना इंटॉलरेंट है, एक बोलता है वो खराब है, दूसरा बोलता है वो खराब है, यानी कि ये एक दूसरे को टॉलरेट ही नहीं कर पाते, एक दूसरे का रिलीजन नहीं टॉलरेट कर पाते। तो ये जो है डेफिनेशन आपको याद करनी है डॉगमा एंड बिगट की। उसके बाद जो है सुल-ई-कुल, Jahangir Akbar's son described his father's policy of Sul-e-Kul in the following words: As at the wide expanse of the divine compassion, there is room for all classes and the followers of all creed. So in his uh, imperial dominion, which on all sides were limited only by the sea, there was room for the professor of opposite religions and for beliefs, good and bad, and the road to intolerance was closed. Sunnis and Shias met in a mosque and Christians and Jews in one church to pray. He consistently followed the principle of universal peace, sul-e-kul. ठीक है, इसका मतलब क्या समझ में आया? In the wide expanse of divine compassion, there is room for all class and followers of all creed. क्लास यानी कि लोअर क्लास, अपर क्लास जो हम बोलते थे अनटचेबल है, ये लोअर क्लास है, या अपर क्लास है, ये अमीर लोग हैं। तो उसने बोला कि हमने क्या करा है, एक ऐसा रूम बनाया, ये ऐसा असली में रूम नहीं बनाया, उन्होंने बोला हमने ऐसा सोचा है कि जहाँ पे हर क्लास के लोग, भले लोअर क्लास हो चाहे अपर क्लास हो, और हर रिलीजन के लोग, फॉलोवर्स ऑफ ऑल क्रीड, हर रिलीजन के लोग जो हैं सेम है। ठीक है, इसका मतलब कि उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा इस रूम के अंदर जो इन्होंने बनाया है, जो कि इन्होंने अपनी सोच में बोला कि हमने सब क्लासेस को और सब फॉलोवर्स को एक जैसा माना है। There was room for professor of opposite religions, यानी कि हम उन प्रोफेसर्स को या उन लोगों को जो सिखाते हैं, भले ही वो ऑपोजिट रिलीजन के हो, हम मानते हैं कि वो भी अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। ठीक है, and for beliefs good and bad, and the road to intolerance was closed. Intolerance यानी कि यही कि हम एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते, उस पे जो रोड है, यानी कि उस पे जो रास्ता जाता है इंटॉलरेंस का, कि हम नहीं, हम ये इस रिलीजन को सहेंगे नहीं, हम इस रिलीजन को नहीं सहेंगे, वो परमानेंटली बंद कर दी थी किसने? सुल-ई-कुल ने। जहाँ पे जितने भी लोग हैं सेम ही जगह पे बैठकर प्रे करते हैं, वहां पे उसने क्या किया? यूनिवर्सल पीस का आइडिया फॉलो किया। ये सब कुछ कौन बोल रहा है? जहांगीर बोल रहा है अकबर के बारे में। अकबर की जो पॉलिसी है उसके बारे में बता रहा है जहांगीर। ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बस पढ़ने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे डिक्लाइन शुरू हुआ, और ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।